हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2020 में पूछा गया था। ये सेट 1 है 346 XS। इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किया है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। संपर्क में दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, ये सब आपको निकालना है। तो यहाँ पे 2 लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस। दोनों की क्षमता दी हुई है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखो कैसे लगाएंगे। इसका हल लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता बराबर 10 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको चलो F1 कह देते हैं। ये हो जाएगा, डायोप्टर को फोकस में कन्वर्ट करते हैं यानी क्षमता को। तो सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 100 के नीचे डायोप्टर आप लगाते हो तो आएगा यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी का सूत्र होता है, F इक्वल होता है 1/P। तब ये उत्तर मीटर में आएगा और आप 100/P लिखोगे तो उत्तर सेंटीमीटर में आएगा। ऐसे ही लिखेंगे अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता इक्वल है 2 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है तो यहाँ निगेटिव लगाएंगे। लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको F2 कह देते हैं। तो इसको भी लिखेंगे 100/2 यानी आएगा 50 सेंटीमीटर। अब सवाल में है कि इन दोनों को संपर्क में रखना है तो उसकी फोकस दूरी कैसे निकलती वो देखो। तो लिखेंगे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। जब 2 लेंस संपर्क में रखे हों तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र ये बनता है F1 F2/F1 प्लस F2, या आप लिख सकते हो 1/F1 इक्वल 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहाँ से F इक्वल हो जाएगा F1 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू -50। यहाँ F1 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू है -50। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में 500 और यहाँ 50 में से 10 घटेगा तो आएगा ऋण 40। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये 5 यानी 50/4। 1 0 0 कट जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि ये चिन्ह प्लस में आया है तो लिखेंगे कि इसलिए युग्म लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस जैसी है। आप इसको 12.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे कि दोनों लेंसों को मिलाने पर जो लेंस बनेगा वो लेंस उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। अब आगे इसमें कुछ और कहा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने वस्तु रखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु की दूरी को U से लिखेंगे और ये दूरी निगेटिव होती है हरदम, तो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे लेंस सूत्र से
1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है 25/2 इक्वल 1/v का पता नहीं है और u की वैल्यू है -25। ये 2 नीचे से ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2/25 बराबर 1/v धन 1/25। ये 25 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 2/25 ऋण 1/25। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 जो कि हर बराबर है, तो 1/25 हो जाएगा। यहाँ से v बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले लिखना है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसके जवाब में आप लिखोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस स्थिति में लिखना है लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। हो गया ये। फिर पूछा युग्म लेंस की प्रकृति, तो यहाँ लिखेंगे युग्म लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस जैसी है, मतलब ये उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं। देखो फिगर कैसे रहेगा, सबसे पहले एक अपारदर्शी एक पर्दा रहता है और इसमें 2 होल किए जाते हैं, बहुत करीब करीब रहते हैं ये। एक को S1 नाम देते हैं, एक को S2, और इससे पीछे एक पॉइंट सोर्स रहता है, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो ये पर्दा क्या करता है, यहाँ से वो लाइट को निकालता है आगे, ये इसका काम होता है और बाकी इसका कोई दूसरा काम नहीं रहता। ये इसको हम लोग द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं, यहाँ होल टाइप रहता है ऐसे। और यहाँ एक दूसरा पर्दा लगाते हैं जिस पे इससे निकलने वाली लाइट को रोका जाता है। तो वो यहाँ से कुछ इस प्रकार की डिजाइन बनती है, चित्र बना दे रहा हूँ ऐसे। और ये यहाँ से इसको मिला देते हैं, मान लो कि ये एंगल है थीटा, और यहाँ से एक लंब पड़ा रहता है, ये एंगल भी होगा थीटा। और ये S1 S2 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये D होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैपिटल D, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ X होती है। इतनी सारी बात आपको याद रखनी है। जैसे हो गया A B C, या आप उसको OP कुछ भी आप लिख सकते हो। बस इतना सा आपको चित्र बनाना है। तो इसमें पर्दा जो लगा हुआ है वो ये है, और पर्दे की S1 S2 से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। और ये जो बिंदु स्रोत हैं या जो 2 रेखा छिद्र जो इसमें कहा, मतलब लाइन जैसा ऐसे चीरा लगाना रहता है 2 ठो, तो S1 और S2 है, इसके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना द्विरेखा छिद्र के बीच की दूरी स्मॉल d, और पर्दे की दूरी कैपिटल D। यह हो गया इतना। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम फ्रिंज की, यानी एकदम बीच से, केंद्रीय फ्रिंज से प्रथम फ्रिंज की दूरी x है। ये इतना चीज हमने मान लिया।
और ये जाने रहना कि ये S1 S2 बहुत करीब होते हैं, लगभग 1 mm 2 mm के डिस्टेंस पर होल रहते हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। तो ये छोटे होने से फ़ायदा क्या होगा, लगभग ये 1 2 3 4 जितनी लाइनें हैं सभी लाइनें बराबर रहेगी। तो इसमें हम लोग निकालते हैं पथांतर। सबसे मेन चीज़ जाने रहना, इसमें पथांतर निकालना रहता है, मतलब पथों का अंतर। तो S1 से जो लाइट चलेगी वो C तक चलेगी, तो उसकी लेंथ होगी S1C। S2 से चलने वाली लाइट जो चलेगी वो चलेगी S2C। तो दोनों के मार्ग में कितना डिफरेंस हो जाएगा, बड़े वाले मार्ग में से छोटा वाला मार्ग घटा देंगे। तो ABCD, ये जैसे मान लो E है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे पथांतर। पथांतर यानी पथ के बीच का अंतर कितना होगा, S1C माइनस S2C। ये हो जाएगा, समझ लेना पूरा पूरा। यहाँ से लेके वहाँ तक का लेंथ S1C और यहाँ से वहाँ तक का लेंथ S2C, और यही इसके बीच का गैप है। तो अब अगर हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो ये चीज़ आएगा। तो यहाँ से पथांतर S1C माइनस S2C बराबर हो जाएगा S2E। ये चीज़ हो जाएगी। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल है, देखना। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये लेंथ जानते हैं और ये लेंथ जानते हैं, तो ये इस थीटा के लिए लंब है और ये कर्व है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज S1E S2 में लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब है S2E और कर्ण है S1 S2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर S2E बटे S1 S2 की लेंथ है D। ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, वहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। तो अब यहाँ BC की लेंथ है X और आधार की लेंथ है D, और ये हो गया tan थीटा। तो एक बात जाने रहना, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, जैसे sin 0 की 0 tan 0 की 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि S1 S2 बहुत करीब है, लिखेंगे चूँकि S1 S2 बहुत अल्प दूरी पर है, मतलब हद से ज़्यादा, इसलिए साइन थीटा बराबर tan थीटा। बात जाने रहना, जब बहुत करीब होंगे मतलब 0 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि 1 mm 2 mm के आर पार का होल रहता है, मतलब 2 mm के बीच में अगर 2 होल मार दें तो बहुत करीब पड़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में साइन थीटा और tan थीटा बराबर होते। तो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, आप दोनों को हल कर लोगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा S2E बटे D बराबर X बटे D। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए उधर ये गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे S2E बराबर X D बाई D। इसको कहेंगे नंबर 4। तो अब देखिए S2E यहाँ भी है वहाँ भी है, तो पथांतर नया हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे पथांतर बराबर X D बाई D। लेकिन हमको पथांतर नहीं निकालना है, निकालना क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई। वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग पथांतर को चेंज करेंगे। चौड़ाई यही है, देखो ये यहाँ जो चीज़ पड़ा हुआ है यही है फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब चूँकि यहाँ पे 2 प्रकार के फ्रिंज बनेंगे, दीप्त और अदीप्त दोनों बनती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है यम लैम्डा, जहाँ यम की वैल्यू होती है पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लगा दो। तो यहाँ पथांतर की जगह लिखेंगे यम लैम्डा X D बाई D। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा यम
लेमडा डी बाई डी। तो अब चौड़ाई निकालना है, तो दूसरे में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ या चौथे में से तीसरा। तो लिखेंगे इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई, तो यहाँ एम की जगह पे एक बार 2 रहेगा तो लिखेंगे 2 लेमडा डी बाई डी, और एक बार एम की जगह 1 रहेगा तो हो जाएगा लेमडा डी बाई डी। 2 में से एक जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, जिसको हम लोग डब्लू कहते हैं। ऐसे आप तीसरे में से दूसरा घटा सकते हो, तो यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तब भी वही आएगा। ऐसे ही आपको अगर ये तो हो गया दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए कैसे निकालेंगे 2m-1, ये ऐसा होगा। अदीप्त के लिए लिख देते हैं, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है 2m-1 लेमडा बाई 2। यहाँ भी m की वैसी ही वैल्यू चलती है, तो यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम लोग पथांतर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2m-1, ये हो गया पथांतर, और एक पथांतर है हमारे पास x डी बाई डी। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2m-1 लेमडा डी बाई डी। तो यहाँ पे चौड़ाई कैसे निकलेगी, कहाँ लिख दें, चौड़ाई यहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो चौड़ाई w निकलेगी, एक बार यहाँ रहेगा 1 और एक बार 2, तो 2 में से 1 घटाना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 में से जाएगा 3, 3/2 लेमडा डी माइनस, और एक बार 1 लिखेंगे, 2 का 2 में से 1 जाएगा 1 लेमडा डी बाई 2, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 कट के आएगा लेमडा डी बाई डी, और यही है w का मान। तो शायद आप समझ गए हो कि कैलकुलेशन कैसे करना है, कोई ख़ास बड़ा चीज़ नहीं है, और आप अगर इस किताब को पूरा आपने अच्छे से पढ़ा तो फिर इस प्रश्न में कोई दम नहीं था। हम यहाँ इसको इतनी तेज़ी से इसलिए बताए हैं ताकि, क्योंकि आप इसको पढ़े होंगे ज़रूर, और अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर ये प्रश्न आपसे बड़े आसानी से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्ध आयु और 3.5 दिन के बाद इसकी अविघटित मात्रा, मतलब कितनी मात्रा बचेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। देखो इसका सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया प्रश्न था, लिखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, इसको हम लोग लिखते हैं n0 से, वो है 16 ग्राम। ये चीज़ दिया हुआ है, और क्या दिया, औसत आयु, औसत आयु इसको लिखते हैं टाउ से, वो दिया हुआ है 1 दिन। पूछा है इसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे हम लोग, पहले औसत आयु का सूत्र लिखते हैं। तो औसत आयु का सूत्र होता है t बराबर 1/λ। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/टाउ, टाउ की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/1 बराबर 1। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, 6 नियतांक, वो लिख देते हैं यहाँ पे, जो चीज़ दिया है 6 नियतांक, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, तो वो निकालना है, ठीक है, 6 नियतांक बराबर लैम्डा। तो लैम्डा हमने निकाल लिया, कितना आया, 1 आया। अब लिखेंगे अर्ध आयु जो कि निकालना है, अर्ध आयु t बराबर होता है 0.6931/λ। तो लैम्डा की वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 0.6931। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से
टी बराबर हो जाएगा 0.6931 दिन, यानी इतना हो जाएगा इसका अर्धाई। आप इसको लगभग बराबर में 0.7 दिन भी लिख सकते हो। तो एक का तो जवाब हो गया कि इसकी अर्धाई कितनी, इतनी है या इतनी है, लिख सकते हो। दूसरा पूछा 3.5 दिन के बाद इसकी अविघटित मात्रा। तो कुल समय इसमें दिया हुआ है, ये दूसरा हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ से कुल समय जिसको हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं वो दिया 3.5 दिन। तो स्मॉल टी का फार्मूला होता है टी बराबर n इंटू टी। यहाँ n क्या है, अर्ध आयुओं की संख्या, मतलब कितने अर्धायु लगेंगे पूरा खत्म होने के लिए। तो यहाँ पे t का मान दिया 3.5, n का पता नहीं और कैपिटल T की जगह लगभग 0.7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 3.5 बटे 0.7, तो n बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिखते हैं अविघटित मात्रा मान लेते हैं। अविघटित मात्रा मतलब जो बचा है n है, तो सूत्र क्या बनता है, सूत्र होता है n बराबर n नॉट 1/2 इसके ऊपर पावर n। तो n बराबर n नॉट की वैल्यू 16, 1/2 n की जगह पे 5, तो हो जाएगा 16 1/2 पे 5 की पावर मतलब 1/32। तो यहाँ से 16 दूनी 32 यानी 1/2 ग्राम, ये हो गया इसका उत्तर। यानी 3.5 दिन के बाद 1/2 ग्राम बच जाएगा और उसकी अर्धायु होगी लगभग 0.7 दिन। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। एक छोटा छड़ चुंबक है, मतलब बार मैग्नेट है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है और जो छड़ है वो अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया पहले लिख देते हैं। दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग B से लिखते हैं, वो दिया हुआ 4.5 टेस्ला, और इसमें दिया है थीटा 30 डिग्री, तो वो लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। बल आघूर्ण दिया है टाउ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो निकालना है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, यानी U निकालनी है। तो अब U बराबर होता है mb cos थीटा। तो अब परेशानी क्या है कि हम लोग m नहीं जानते, टाउ तो जानते, b जानते हैं। तो अब हमको तो मान लो बल आघूर्ण मिल गया, लेकिन अब हमें निकालना है ये स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का हम सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अभी देखना क्या क्या करना है इसमें। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mb cos थीटा। अब परेशानी क्या है कि हम लोग ये m नहीं जानते, ये m कितना है। तो उस m के लिए हमको मदद करेगा कौन सा, टाउ। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, ये चीज़। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा टाउ बटे b sin थीटा, ये चीज़। तो मान लो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से इस m की वैल्यू उठा के वहाँ डाल देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से U बराबर हो जाएगा, m की जगह लिखेंगे टाउ बटे b sin थीटा, और उसके बाद बचा कौन, b बचा, तो यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ बचा cos थीटा। b से b कट जाएगा तो हो जाएगा ये टाउ बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो u बराबर हो जाएगा यहाँ से
टाउ कास बटे साइन यानी काट, हो गया ये काट थीटा। अब टाउ की वैल्यू कितनी है, वो दिया हुआ है यहाँ 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और काट थीटा यानी काट 30, तो हो गया ये 4.5 इंटू 10⁻⁻2 काट 30 की वैल्यू होती है √3। तो आप चाहो तो √3 का मान लिख दो, तो यहाँ से u इक्वल हो जाएगा 4.5 और √3 की वैल्यू 1.732 गुणे 10 पे √2, गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। अभी दशमलव बाद में लगा लें। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 करीब 5 3 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 29, 4 करीब 4 2 6, 0 8 6 14, 6 2 8 1 9, 9 8 17, 6 1 7, गुणा करके देख लेंगे लगभग यही आएगा। तो 1 2 3 यहाँ 1.1 यहाँ 4 अंक के बाद 1 2 3 4, तो हो जाएगा लगभग 7.7940 गुणे 10 पे पावर ऋण 2 और जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, हो गया। और यही चीज़ कैलकुलेट करनी थी, गुणा करके एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से सही है और वही हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, वो दिया है 10 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। और तार से वो दूरी दिया हुआ जहाँ पे निकालना है, इसको हम लोग लिखते हैं आर सिंपल, वो दिया 2 सेंटीमीटर, बराबर लिखेंगे 2 गुणे 10 पे ऋण 2 मीटर। बस इतना चीज़ दिया है और अब पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र होता है 2K लैम्डा बाई आर, जहाँ K का मान है 9 गुणे 10 पे पावर 9, यहाँ लिख देते हैं K बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2, K का मान 9 गुणे 10 पे पावर 9, लैम्डा का मान है 10 गुणे 10 पे पावर ऋण 8 बटे R का मान है 2 गुणे 10 पे पावर ऋण 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसको सिंपल हल करो तो हो जाएगा ये 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 10 गुणे 10 पे ऋण 8 बटे 10 पे ऋण 2। तो पहले यहाँ पे घातों को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ये 1 इसके साथ मिलके 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 10 10 पे ऋण 8 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे 2, तो हो जाएगा 10 2 12 यानी 9 गुणे 10 पे पावर 12 गुणे 10 पे ऋण 8, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 4 यानी 9 के आगे 4 0, ये आ गया ई का मान। मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो इस पार्ट में बस इतना ही और अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को इसके अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे उतार लीजिए।